हेलो दोस्तों, हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो भूलना मत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आओ शुरू करते हैं टाइम न गंवाते हुए। आज का टॉपिक है सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सदिश का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसके ठीक पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सदिशों का योग। तो सदिशों का योग में हम लोगों ने क्या देखा था कि दो सदिशों को मिला करके एक सदिश बनाया जा रहा था। ठीक है, दो सदिशों को जोड़ते थे तो एक उसका परिणामी सदिश आता था। ठीक उसका उल्टा, ठीक उल्टा यहाँ पर क्या करेंगे, एक सदिश को तोड़ करके दो सदिशों में परिवर्तित करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सदिशों का वियोजन क्या है? तो सदिशों के योग के विपरीत प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। क्या बोलें? सदिशों के योग के विपरीत प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। इसके पहले जब हम लोग देख रहे थे तो क्या करते थे कि दो सदिश, एक सदिश ऐसे एक वेक्टर ए लेते थे, ठीक है, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी लेते थे और कहते थे कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आर होता था। ठीक है, यानी दो वेक्टर मिल करके एक वेक्टर बनते थे। किसमें? एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जस्ट अपोजिट, एक वेक्टर को तोड़ करके दो वेक्टर में बना देंगे। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो आओ क्या करते हैं, अब शायद समझ गए होंगे, एक बार फिर से इस बात को ध्यान दे दीजिए कि क्या कर रहे हैं। ये तो एडिशन ऑफ वेक्टर था, वेक्टर ए और बी को यहाँ पर जोड़ करके इसका रिजल्टेंट आ रहा था कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन अब जब हम वियोजन पढ़ेंगे, ये क्या था? एडिशन था, ये एडिशन है। लेकिन जब इसका रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एक वेक्टर, कोई एक वेक्टर हमारे पास है, अब क्या करेंगे, इसको दो वेक्टर में वियोजित कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको हम किसी भी दो वेक्टर में वियोजित कर देंगे। अगर ये ए है तो मान लेंगे एक a1 और एक a2। मान लो ये वेक्टर ए है तो इसके दो पार्ट कर देंगे, a1 और a2, और इसी को पार्ट को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, हिंदी में बोलेंगे सदिश ए का घटक। ठीक है, तो एक सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यदि किसी सदिश को दो ऐसे भागों में तोड़ दिया जाए जिसका संयुक्त प्रभाव मीन्स a1 और a2 का मिल करके प्रभाव एक दिए गए वेक्टर के अकेले प्रभाव के बराबर हो जाए, तो ऐसे सदिश को सदिश ए का घटक बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं इफ वी डिसॉल्व या इफ वी पार्टिसिपेट यानी इसको तोड़ दें। ठीक है, इफ वी पार्टिसिपेट ए वेक्टर इन टू वेक्टर्स एंड दे हैव सेम इफेक्ट एज द ओरिजिनल वेक्टर, देन दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो a1 और a2 मिल करके उतना ही प्रभाव डालेंगे जितना कि a अकेला डालेगा। कहने का अर्थ सीधे सीधे है कि एक बाप था और बाप मर गया, जितना इसकी संपत्ति थी दो बेटों में बांट दिया गया। अब ये दोनों बेटे की संपत्ति कुल मिला जुलाकर a के बराबर संपत्ति के बराबर होगी। सीधे आसान भाषा में ऐसे भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसमें एक शब्द आया है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट एक शब्द आया है घटक, कंपोनेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। ठीक है, तो घटक क्या होता है? तो घटक आप शायद समझ गए होंगे कि
यदि सदिश ए के दोनों घटक आपस में उतने ही प्रभाव डालें, ये दोनों घटक क्या कहें, ये दोनों भाग उतने ही प्रभाव डालें जितना कि सदिश ए अकेला डालता था, तो A1 और A2 को हम सदिश ए के घटक कहेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहेंगे। ठीक है, हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना फिलहाल एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आयताकार घटक के बारे में। तो क्या होता है आयताकार घटक, थोड़ा इसको पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो आओ पढ़ा जाए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आयताकार घटक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आयताकार घटक। थोड़ा सा स्याही, चलो स्याही कम है लेकिन इसी से चलेगा। ठीक है, आयताकार घटक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी सदिश के घटक परस्पर लंबवत हों तो ऐसे घटक को आयताकार घटक कहेंगे। क्या कहेंगे, यदि किसी सदिश के घटक परस्पर लंबवत हों तो इस प्रकार के घटक को आयताकार घटक कहेंगे। परस्पर लंबवत होने का सीधा सीधा अर्थ है, इसका मतलब जो इसके घटक होंगे वो किसी न किसी आयत के दो परस्पर भुजाओं को प्रदर्शित करेंगे। कहने का अर्थ यही है कि जैसे हम कहें कि ऐसे यदि ये दो परस्पर, मान लो ये एक सदिश है और इस सदिश के दोनों, ठीक है, एक सदिश मान लो ये वेक्टर ए है, तो इसके दो कंपोनेंट, इसके जो दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है, ये देखें इसके दो कंपोनेंट, मान लो सदिश ए है तो ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट, मान लो एक्स कंपोनेंट को वेक्टर ए एक्स लिख दिए, वाई कंपोनेंट को वेक्टर ए वाई लिख दिए। ठीक है, तो ये देखें ध्यान से, तो दोनों जो कंपोनेंट हैं एक आयत के दो परस्पर भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से इसीलिए हम लोग इसको सामान्य तौर पर एक आयताकार घटक बोल देते हैं। ठीक है, हम किसी दिए गए वेक्टर का आयताकार घटक कैसे प्राप्त करेंगे, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, मान लो एक वेक्टर दे दिया गया है, मान लो एक वेक्टर हमको दिया है और वो दिया है वेक्टर ए। वेक्टर ए हमारे पास है, अगर इसका घटक हमें प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, आयताकार घटक ही हमें पढ़ना है, आयताकार घटक ही निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टेल जो है उसको ओरिजिन मान लेंगे, इसको ओरिजिन मानेंगे और क्या करेंगे, दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींच लेंगे। कौन कौन सी रेखाएं, तो एक क्षैतिज खींच लेंगे जिसका नाम दे देंगे, ऐसे क्षैतिज खींच लीजिए और इसका नाम दे देंगे ये OX हो गया। एक लंबवत खींच लेंगे, इसका नाम दे देंगे Y, तो ये OY हो गया। फिर क्या करेंगे, इस वेक्टर के, मान लो ये इसका एरो है, ये इसका हेड है, इस वेक्टर के हेड से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, किस पर, OX पर, और इसी तरह से OY पर भी ड्रा कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि एक रेक्टेंगल बन करके तैयार हो गया और यहाँ पर जो इस रेक्टेंगल के दो परस्पर भुजाएं हैं, इसी कंपोनेंट वेक्टर के कौन कौन से, X कंपोनेंट और एक को Y कंपोनेंट। इस तरह से एक दिए गए वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं कि इसका नाम दे देते हैं, ये O है, ये P हो गया, तो इसको Q कर दीजिए, इसको R कर दीजिए, ये नाम दे दिए। और अब जो है इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हम चाहें तो लाई ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, लेकिन लाई ऑफ ट्रायंगल लगाने के लिए देखिए ये और ये, लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि अभी ट्रायंगल नियम नहीं मिल रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये भी एक आयत की भुजा है, उतना ही लंबाई उतना ही चौड़ाई, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जितना लंबाई ये है उतनी लंबाई ये होगी, समान परिमाण के उसी दिशा में है। तो चाहे तो इसको हम लोग यहाँ
स्थापित कर दिए। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक त्रिभुज मिल गया OQP, और इस OQP में देखेंगे तो ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ इसमें मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल गया कि वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QP इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो देखिए ट्रायंगल लॉ के अनुसार वेक्टर OP मिल जाएगा। ठीक है, मान रख देंगे तो देखिए QP का मान कितना है, तो ये जो OQ का मान जो है वेक्टर AX है, और ये देखिए QP का मान जितना ये होगा, ठीक है, जितनी ये भुजा होगी उतना ही तो ये होगी, तो ये भी वेक्टर AY हो जाएगा। तो AX प्लस वेक्टर AY हो गया, दिस विल बी इक्वल टू OP की जगह पर कितना आ जाएगा, वेक्टर A आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितना वेक्टर A का प्रभाव है उतना ही AX और AY मिल करके है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो वेक्टर AX है इसका मैग्नीट्यूड AX हो जाए, और वेक्टर AY है इसका मैग्नीट्यूड AY हो जाए। ठीक है, और A का मैग्नीट्यूड A हो जाए। क्या कहते हैं, यदि वेक्टर A का परिमाण, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, A हो जाए, और क्या वेक्टर AX का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, AX हो जाए। इसी तरह से वेक्टर AY का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, तो ये AY हो जाए। ठीक है, तो जब इसका वेक्टर A का परिमाण A हो गया, AX का वेक्टर AX का AX हो गया, और वेक्टर AY का परिमाण AY हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखिए परिमाण हो गया, और एक चीज इसमें और कर सकते हैं कि इसके पहले हम लोग यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, इसी में और एक बात बढ़ा लेते हैं, तथा x एक्सिस या ऐसे लिख दीजिए, तथा I J क्रमशः x या OX लिख दिए, OX एंड OY के अनुदिश एकांक, यहाँ लिखिए जगह मची रहेगी, OX तथा OY के अनुदिश एकांक सदिश हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एकांक सदिश की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, एकांक सदिश बताए थे कि वेक्टर अगर वेक्टर A कैप हो जाए तो वेक्टर A कैप की परिभाषा क्या बताए थे कि वेक्टर A अपान उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ जब A कैप रहता था, तो लिखते थे वेक्टर A कैप इक्वल टू क्या हो जाता था, वेक्टर A अपान उसका मैग्नीट्यूड A। लेकिन यहाँ पर I है, I हम मानने हैं x अक्ष के एलांग, तो यहाँ से I को हम लिख सकते हैं x के एक्सिस के एलांग वेक्टर और x एक्सिस के एलांग वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार से J को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, J को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AY और उसके एलांग मैग्नीट्यूड AY। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से तो AX का वैल्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, AX की वैल्यू निकल के आएगा, 3 गुणा करेंगे तो यहाँ से AX I निकल के आएगा। इसी तरह से AY की जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, वेक्टर AY की वैल्यू, ठीक है, ये निकल के आएगा AYJ। तो यहाँ से इसमें अगर वैल्यू रख दें AX और AY की, तो ये क्या बन गया, यहाँ से बन जाएगा वेक्टर A इक्वल टू AXI प्लस AYJ। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो निकल के आया, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में वेक्टर A का
मान निकल के आया, यूनिट वेक्टर के टर्म में वेक्टर ए का मान निकल के आया। अच्छा, अब इसको क्योंकि अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका भी मैग्नीट्यूड पता है, तो चाहे हम तो इनके बीच में अगर एंगल पता हो जाए तो एंगल के टर्म में भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए जो ये वेक्टर ए है जो रिजॉल्व किया गया है वो एक्स वेक्टर के दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ऐसे में देखें तो हमको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है ओ क्यू पी। ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है ओ क्यू पी। ठीक है, इसमें काम एक साइन ला निकाल देते हैं तो कहेंगे कि समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना है ओ क्यू पी में। इसमें क्या लिखाएंगे? तो देखिए हम कह रहे हैं कि साइन थीटा का फार्मूला लगाइए तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो देखिए लंब कितना है, तो लंब है वेक्टर ए वाई और लंब बट्टा कर्ण कितना है, तो वेक्टर ए है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए वाई की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गया वेक्टर ए साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से कास का निकालिए, कास थीटा इक्वल टू तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है ए एक्स तथा ये देखिए इसका ये वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए वाई की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा वेक्टर ए कास थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए ये वाला मिटा देते हैं, जगह की थोड़ा कमी है तो यहाँ पर मिटा दिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए ये वाला जो एक समीकरण है और ये वाला एक समीकरण है, दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो जब दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं कि ये आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस पहले ए वाई है ना, ये ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया ए एक्स को पहले कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर जो ए है उसके परिमाण का मान आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया ए का परिमाण। ठीक है, अब अगर कोण पूछता है तो क्या आएगा, तो आप कोण भी निकाल सकते हैं। देखिए सीधे या तो यहाँ से सीधे tan का मान निकाल लीजिए यहाँ पर आकर के, या फिर क्या करिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर क्या किए हैं, समीकरण 1 का स्क्वायर करके समीकरण 2 में जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए समीकरण 1 को 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जब 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, वेक्टर ए भी रहेगा, वेक्टर ए साइन थीटा अपान वेक्टर ए कास थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए वाई, वेक्टर ए वाई अपान वेक्टर ए एक्स। ये देखिए ए से ए कट जाएगा, नीचे वाला भी यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू ए वाई, मैग्नीट्यूड केवल ले रहे हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड ही केवल लीजिए, तो ए वाई और ए एक्स केवल मैग्नीट्यूड लीजिए क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। यहाँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोण भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये सब 2 डायमेंशन में है, ये सब खेल 3 डायमेंशन में भी खेला जा सकता है। ठीक है, तो आओ
इसे 3 डायमेंशन में भी देख लें। ठीक, आओ थोड़ा सा 3 डायमेंशन में भी देख लें। 3 डायमेंशन के लिए थोड़ा सा यहाँ जगह चाहिए। देखो, नोट करके लिख लेंगे हम, चाहे तो नोट करके। नोट नंबर 1, जब 3 डायमेंशन में चले जाएंगे इन 3D, जब 3 डायमेंशन में चले जाएंगे तो यहाँ पर अभी तो क्या था, अभी वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी, तो AXI था। ठीक है, AY की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पर था AYJ था। ठीक है, जब 3 डायमेंशन में चले जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, AZ आ जाएगा, और AZ की वैल्यू AZK आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीनों डायमेंशन दिखा सकते हैं। ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, और ये Z, और ये मूल बिंदु। इधर इसके अबाउट I होता है, इसके अबाउट J होता है, और इधर K होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो नया वेक्टर मिलेगा, वेक्टर A की जो वैल्यू आएगी तो वो आ जाएगी AXI प्लस AYJ प्लस AZK। तो ये वेक्टर A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और ठीक जैसे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकाला गया है, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ऐसे था, उसमें AX स्क्वायर था और AY स्क्वायर था, इसमें 3 है तो AZ का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर थीटा का मान निकालना हो, तो थीटा अगर मान लें कि जो ये वेक्टर A है, ये मान लो वेक्टर A है। ठीक है, ये वेक्टर A है, ये x अक्ष के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। ठीक है, ये जो वेक्टर A है, जो वेक्टर A है, x अक्ष के साथ अल्फा कोण, y अक्ष के साथ बीटा कोण तथा z अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा हो तो, ठीक है, यहाँ लिख देंगे दूसरे नंबर पर, यदि वेक्टर A, ठीक है, क्रमशः x, y तथा z अक्षों से अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता हो तो, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ध्यान देखिए, काश, वहाँ काश थीटा था, थीटा बनाया था, तो काश थीटा की वैल्यू क्या आई थी, तो देखा गया था कि क्या आया था, काश थीटा की वैल्यू AX/A आया था। ठीक है, तो यहाँ थीटा न हो करके अल्फा है, तो काश अल्फा की वैल्यू AX/A आएगा। इसी तरह से काश ये बीटा की वैल्यू, यहाँ पर y है तो ऐसे कहेंगे AY/A आएगा। इसी तरह से काश गामा की जो वैल्यू आएगी वो AZ/A आएगा। ठीक है, और तीनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि काश स्क्वायर अल्फा प्लस काश स्क्वायर बीटा प्लस काश स्क्वायर गामा इक्वल टू, देखिए नीचे सब में A स्क्वायर है और ऊपर जो है AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सबकी वैल्यू जो है लिख देते हैं, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर अपान A स्क्वायर। इसकी वैल्यू ऑलरेडी A स्क्वायर है तो इसका मान 1 आ जाएगा। यही जब इन्हीं को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, यही जो आप पढ़ेंगे तो कहीं इसको L स्क्वायर कहते हैं, इसको M स्क्वायर कहते हैं, इसको N स्क्वायर कहते हैं। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या लिख देंगे कि जहाँ काश अल्फा, काश बीटा, काश गामा को सदिश A का दिक को जाएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन, DIRECTION COSINE।
ठीक है, NES क्या कहते हैं, सदिश ए का दिक कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा इंक का प्रॉब्लम था, फिर भी दिखाई दिया होगा। तो इस तरह से ये रहा सदिशों का रिजोल्यूशन, ठीक है। तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।